अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर तानिया। वेलकम टू अ फ्रेश एपिसोड ऑफ वीकेंड बस टुडे। जैसा कि हम देख रहे हैं कि थोड़ी सीज़न में तब्दीलियां आना शुरू हो जाती, जैसे ही विंटर का सीज़न आना शुरू होता है हमारे पास कफ फ्लू की बहुत ज़्यादा शिकायत आती है। कफ फ्लू की जब शिकायत आ रही होती है तो नॉर्मली हम अपने जनरल फिजिशियन से कंसर्न कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो प्रॉब्लम जो है थोड़ी सी एग्रीवेट कर जाती है और हमें उस टाइम पर एक ENT स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है। तो उसी के साथ आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर समीर कुरैशी साहब फ्रॉम जिन्ना हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच प्रोफेसर साहब कि आपने अपना कीमती वक्त दिया आज हमारी ऑडियंस को जो है ना वो एक नॉलेज देने के लिए कि हम किस तरीके से अपने मरीज़ को ट्रीट कर सकते हैं जो कि ईयर नोज़ एंड थ्रोट से रिलेटेड होते हैं। तो सर आप मुझे पहली चीज़ तो ये बताएं कि ईयर नोज़ एंड थ्रोट प्रॉब्लम के हवाले से कितने हमारे पास OPD है, कितनी बड़ी OPD है इसकी? देखिए, इसका सबसे आइडियल तरीका ये होता है कि इसकी परसेंटेज निकालने का कि हम ये देखते हैं कि जनरल प्रैक्टिशनर्स के पास कितने ऐसे लोग जा रहे हैं जिनको ईयर नोज़ थ्रोट के प्रॉब्लम्स हैं। तो जनरल फिजिशियंस जो होते हैं इनके पास मोस्टली पेशेंट्स, ज़्यादातर पेशेंट 50% से भी अबव पेशेंट्स वो होते हैं जो ईयर नोज़ थ्रोट के प्रॉब्लम्स के साथ जा रहे होते हैं। अच्छा, दैट्स हाउ यू वैल्यूएट। exactly. तो अब सर मुझे बताएं कि ईयर नोज़ एंड थ्रोट की हमें ENT स्पेशलाइजेशन जो है वो आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती ही जा रही है। तो आप मुझे बताएं कि इसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आ गई है, ऐसी कौन सी डिवाइसेस आ गई हैं जिसके बहुत जल्दी एनालाइज किया जाता है ईयर की बीमारियों के बारे में? देखिए, पहले तो इसमें मैनुअल डिवाइसेस थी ना, अब तो शायद मेरे ख्याल से इट्स मोर बिकमिंग कंप्यूटराइज्ड एज वेल दैट यू कैन रियली गो इनसाइड एंड हैव अ लुक के अंदर। ENT आपने कहा कि पहले कितनी बड़ी हुई है। ENT असल में जब हम आए थे इनिशियली इस फील्ड में आज से 20-25 ईयर्स पहले, तो उस ज़माने में ENT वाज लिमिटेड टू ईयर नोज एंड थ्रोट। यस। अब जो है ENT है ENT और हेड एंड नेक सर्जरी। ओके। तो हेड नेक सर्जरी में ब्रेन और आइज़ को छोड़ के बाकी और स्पाइन को छोड़ के वो सारा काम नेक से ऊपर का ये ENT और हेड नेक सर्जरी करते हैं। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह हर फील्ड में एडवांसेस हुई हैं, ईयर की आपने ख़ास तौर पे बात की तो मैं बता दूं कि ईयर में हमारे पास जैसे पहले कोई बच्चा पैदा होता था तो हमको पता नहीं चलता था कि बच्चा सुनता है या नहीं सुनता है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी जिन्ना हॉस्पिटल में भी ऐसे डिवाइसेस हैं जिससे बच्चा होने के साथ ही हम उसको स्क्रीन कर लेते हैं कि ये बच्चा सुनता है या नहीं सुनता, क्योंकि नेचुरली बच्चा रिस्पॉन्ड तो नहीं करता कभी भी। जो पुराने टेस्ट थे वो क्लिनिकल छोटे मोटे टेस्ट थे जस्ट टू सी के हियरिंग है नहीं है, लेकिन अब आपने जिस तरह का मशीन, तो मैं बता रहा हूँ मशीन भी आ गई जिसको कहते हैं ऑटो एक्यूस्टिक एमिशन। यस, आई जस्ट वांटेड द ऑडियंस टू नो, बिकॉज़ अच्छा इंटरेस्टिंग वही होता है कि जहाँ हम अपने लोगों व्यूअर्स को ये बता सकें कि हम कितनी एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। ट्रू। यस। तो अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बात बताएं, जहाँ आपने बात की ईयर की, तो एक बड़ा ही मेजर फंक्शन है ऑब्वियसली हमारा सुनने का, हमारी सलाहियत को लेकर चलने का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा रोल प्ले कर रहा होता है ईयर का। ईयर की सफाई के बारे में बताइए ना। कॉमनली लोग जो है ना वो अपने आप को हर जगह से तो साफ़ सुथरा रखते हैं, मगर ये कॉन्सेप्ट नहीं जहन में रखते कि ईयर के अंदर वैक्स भी जमा होती है, जो कि वैक्स आपके आगे चलकर एक प्रॉब्लमेटिक बीमारी का बायस बन सकती है। देखिए, वैक्स एक नॉर्मल सिक्रीशन है। एग्जैक्टली, वो जो ग्लैंड्स हैं ईयर में, ईयर में भी ये जो सुराख है जिसको हम एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटस कहते हैं, इसके अंदर बाल होते हैं और इसके अंदर सेबेशियस और सेरेमनस ग्लैंड्स होते हैं। तो इस ग्लैंड्स की प्रोडक्शन है। अच्छा, ईयर का मैं आपकी थोड़ी सी बात को बढ़ाऊँ आगे। ईयर के अंदर की जो सुराख के अंदर की सफाई जो है दैट इज़ नॉट इन पर्सनल हाइजीन। वैक्स इज़ अ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड टू यू बाय नेचर और इट हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद पर्सनल हाइजीन। आप जो सफाई करें कान की, वो बाहर के कान की सफाई, ये जो हमारा जो बाहर का कान है इसके बाहर आगे पीछे इसकी सफाई करें। इस सुराख के अंदर जो है आउट ऑफ बाउंड एरिया है सबके लिए, सिवाय डॉक्टर के लिए। नहीं, वैसे नॉर्मली लोग करते हैं ना, व्हेन देयर इज एक्सेस अमाउंट ऑफ वैक्स। अब उसके लिए बेहतर ये देखें, वैक्स हमेशा बाहर पोजीशन होता है। जो हमारा ये सुराख है ये 1 इंच अंदर तक जाता है, तो इसका जो बाहर का आधे से थोड़ा सा ज़्यादा हिस्सा जो है उसमें वैक्स होता है। और वो कभी भी जो आपकी सुनाई है उसको वैसे नॉर्मली ख़राब नहीं करेगा अनलेस एंड अनटिल आप कॉटन बड से अपनी हेयर की सफाई करके उस वैक्स को आगे पुश नहीं कर देंगे। आप आगे पुश करेंगी तो वो बिल्कुल जो पर्दा है कान का उसके साथ आ जाएगा। जब साथ आ जाएगा तो हियरिंग में प्रॉब्लम होगा। नॉर्मली इन अ लाइफ टाइम अगर आपको ईयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लाइक कान आपका बंद नहीं होता
या कान में कोई फंगस या कोई और इम्पैक्टेड वैक्स नहीं हो जाता, आपको वैक्स की सफाई की जरूरत नहीं है। इम्पैक्टेड एक्चुअली दैट वाज द राइट वर्ड टू यूज एक्चुअली। आई अंडरस्टूड कि आप यही कहना चाह रही थी। मैं आपसे क्वेश्चन यही करना चाह रही थी क्योंकि नॉर्मली क्या होता है सर, देखिए ऑब्वियसली खास करके लोग हु स्विम एक्चुअली, द पीपल हु आर स्विमर्स, स्विमर के अंदर जो होता है अभी तो प्रोटेक्शंस आ गई हैं, यू नो कि यू कैन लॉक देयर ईयर ड्रम एज वेल बाय यूजिंग प्रोटेक्शन, मगर जो फंगल इन्फेक्शंस जहाँ हो जाते हैं डॉक्टर साहब, उनका क्या प्रिवेंटिव मेजर है? देखिए फंगल इन्फेक्शंस भी होते हैं कुछ चीज़ बाहर से अंदर जाने से, बिल्कुल, चाहे वो गंदा पानी जाए, हाँ, चाहे वो आप अपने किसी, जैसे बाज़ लोगों को हैबिट होती है चाबी लिया, हेयर पिन लिया, कुछ लिया, That is exactly what I wanted to point out on. तो वो उससे तो कभी भी फंगस अंदर खुद ब खुद पैदा नहीं होता। देयर इज़ अ सोर्स विच इज़ कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से कोई ना कोई जो है वो अंदर उसके मतलब को ऐसा पानी ख़राब गंदे पानी में स्विमिंग करना या डूबना, मतलब डुबकियाँ लगाना उसके अंदर, या फॉर दैट मैटर कोई चीज़ लेके कान साफ़ करना, वो बेसिकली बायस होता है फंगस के अंदर जाने का। और फंगस जब हो जाता है हम उसको टेक्निकली ओटोमाइकोसिस कहते हैं, फिर उसका इलाज करना पड़ता है। हाँ, तो अच्छा डॉक्टर साहब मुझे बात बताएं, थ्रोट, आई मीन थ्रोट भी एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे पास लास्ट वीक हमारे शो में सिंगर्स भी आई हुई थी ना, तो वो जो सिंगर आई हुई थी मैं बता रही थी कि किस तरह से उन्हें अपने आवाज़ की रिहर्सल करनी पड़ती है, नो टू जस्ट मेंटेन द वॉइस। तो हमारे जैसे वोकल कॉर्ड्स होते हैं, हमारा थ्रोट होता है, आजकल थ्रोट इन्फेक्शंस भी बहुत कॉमनली होने लग गए हैं, तो क्या वजूहात है? क्या ये वाकई में सच बात है कि ठंडा पीना और गर्म, आई मीन बीइंग अ डॉक्टर आई एम जस्ट आस्किंग दिस क्वेश्चन जस्ट टू एक्सप्लेन इट टू आवर व्यूअर्स, कि हमारे व्यूअर्स तक ये बात जाए कि क्या ठंडे, जैसे क्योंकि इंटरनेशनली बाहर मुल्कों में तो इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं दी जाती कि नहीं आप नहीं पिएं, मगर हमारे पास एक स्ट्रैटेजी चल रही होती है कि ठंडे का इस्तेमाल नहीं करें, क्या किस हद तक उसका रोल है? देखिए जिन लोगों को ठंडा या खट्टा या डीप फ्राइड चीज़ों के लिए मना किया जाता है, वो इसलिए मना किया जाता है कि उनको थोड़ी सी एलर्जीज़ होती हैं, और एलर्जीज़ जब होती हैं तो होता ये है कि ये जो ठंडा या खट्टा या डीप फ्राइड जो ऑयली चीज़ें होती हैं, ये एक ऑप्टिमल मीडियम प्रोवाइड करती हैं उन तमाम बैक्टीरिया को ग्रोथ करने के लिए, या वो उन तमाम एलर्जीज़ को फ्लरिश करने के लिए। तो इसीलिए उनको मना किया जाता है। एग्जैक्टली उसके खाने से तो नहीं होता, लेकिन वो एक ऑप्टिमल मीडियम प्रोवाइड करता है उस जगह कि भाई वो ताकि इन्फेक्शन हो जाए या एलर्जी हो जाए या सूजन या इन्फ्लेमेशन हो जाए, इसीलिए मना करते हैं। तो वैसे यानी कि आपको कहने का, वैसे डॉक्टर साहब एक मुझे बात बताएं, आजकल एलर्जीज़ कितनी हो गई? आई मीन एलर्जीज़ जो है आई थिंक फ्लोट करने लग गई हैं, हर किसी को आप देखिए, हमारी पॉल्यूशन है, हमारा इन्वायरमेंट, नेज़ल कंजेशंस, नेज़ल एलर्जीज़, वेदर इट इज़ पोलन, डस्ट और एनी पेट फर्स, एनीथिंग, तो ये इतनी कॉमन क्यों होती जा रही है पहले के मुकाबले में? पहले के मुकाबले में असल में एलर्जी में 3-4 चीज़ों का बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। एक तो एनवायरनमेंट होता है, पहले जो एनवायरनमेंट था वो बड़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम था, फिर सो मैनी चेंजेस, इतने एटॉमिक एक्सप्लोजन्स हो गए और इतनी हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे आ गए, तो एनवायरनमेंट चेंज हो गया, नंबर 1। दूसरा, पहले अब जैसे हमारे पास एलर्जी, जैसा पहले ये इस इलाके में हम जब सब कॉन्टिनेंट में जहाँ रहते हैं, यहाँ गर्मी ज़्यादा सर्दी कम होती है एक्सेप्ट फॉर नॉर्दर्न एरियाज, तो हवादार जैसा घर होने चाहिए वैसे हवादार घर नहीं exactly, है, सनशाइन जितनी आनी चाहिए। अब हमने क्या किया, गोरों को भेड़ चाल कर लिया जब हमारे लोग गए यहाँ से पढ़ने या फॉर दैट मैटर वहाँ रहने, तो वहाँ सर्दी बहुत पड़ती है, बिल्कुल, वहाँ उनकी छतें बहुत नीचे होती हैं, That's right. वहाँ कारपेट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि लकड़ी होती है, लकड़ी के ऊपर कारपेट रखने से एक तो ठंडा महसूस, गर्माइश होती है, दूसरा लकड़ी आवाज़ नहीं करती। हमने क्या किया, एक आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल अपना लिया, हमने अपने पास वही डार्क कमरे और कारपेट्स और उसके बाद छोटी छतें और AC एंड ऑल दीज थिंग्स, उससे एक आर्टिफिशियल हैबिटाट हो गया। मतलब वो जो, जब आप हालांकि अगर कभी आपका दौरा हो सदर की तरफ, तो जब गोरे यहाँ आए थे रहने के लिए, बड़ी बिल्डिंगें थी, तो आप बैरिक्स को देखें, बड़ी ऊंची छतें उनकी। एग्जैक्टली सर, पुराने ज़माने में घर भी तो ऐसे ही बने हुए थे, उनकी छतें बड़ी बड़ी थी। तो अब जो नया आर्किटेक्चरिंग हाउस घर बन रहे हैं उसके अंदर ये इस तरह से उन्होंने रखी हुई, वरना पुराने ज़माने में तो सर छतें इतनी ऊंची, कमरे बड़े एंड विंडोज़। और आपको याद होगा एक टर्म आती थी हवादान, मतलब वो हवा का जहाँ से इवन आप
ट्रांसफरिंग द एयर फ्रॉम वन एंड टू द अदर एंड। आई डोंट नो आपने कभी आपने गौर किया, पहले तो ऐसा भी था यहाँ पर, क्योंकि आप हैदराबाद में एक जगह है हीराबाद, मैं हैदराबाद से ही हूँ खुद। आपने हीराबाद देखा? मैं हैदराबाद, ऑब्वियसली माय नानी यूज्ड टू लिव देयर, माय नाना यूज्ड टू लिव देयर एंड दे आर अ ह्यूज हाउस जहाँ पे हमारे घर की छतें, और मीन जो हमारा हॉल में था ना सर, उसमें एयर कैचर्स हैं, हवा को कैच करने के लिए उन्होंने ऐसे बनाए हुए थे। बिल्कुल, वो जो सबसे ऊपर जो बने हुए होते थे, यस, वो अभी भी सर कुछ घरों के अंदर उस तरह की चीजें, मगर ऑब्वियसली एक इमारत में कमजोरी की वजह से मेरे ख्याल से डिमोलिश होने लग गई हैं चीजें, रिस्टोरेशन उस तरह से हमारे पास नहीं है। व्हाट आई मीन टू से इज ये तमाम चीजें, लॉट्स ऑफ सनशाइन, हवा का गुजर, ये सारी चीजें वो थी जो कि एलर्जी को नहीं होने देती थी एनवायरनमेंट की। फिर उसके बाद सेकंड चीज आती है द लाइफस्टाइल ऑफ हमारा खाने पीने का। बिल्कुल सर। अब आजकल आप देखती हैं कि लोग जंक बहुत खाते हैं, प्रिजर्वेटिव्स भी कितने खा रहे हैं हम, प्रिजर्वेटिव्स खाते हैं हम। पहले रोज गोश्त आता था, रोज कटता था, रोज खाते थे। सिमिलरली फॉर ऑल दीज थिंग्स देयर आर सो मेनी थिंग्स। जैसे मुर्गी है, मुर्गी जो है वो पहले लोग वही जो देसी वाली मुर्गी होती थी, अब पोल्ट्री की, एंड ऑल दीज थिंग्स आर कमिंग अप। सो दैट नेचुरल हैबिटेट हैज, वी हैव डेविएटेड फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट। So when you deviate, basically you don't know, and there is no research के fresh खाने में क्या होता है और freeze करके खाने में क्या होता है। There are so many things which prop up. तो ये एक तो हैबिटेट ही है। दूसरा एक और है कि अब जंक फूड जो है हमारे पास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जैसे ये सारे पिज़्ज़ा पार्लर्स हैं, और जो है हमारे पास ये जो बर्गर, फ्रेंचाइजेस आ गई हैं सारी, तो हम उसमें भी जा रहे हैं। तो उससे भी नेचुरली डीप जो सैचुरेटेड फैट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, डीप फ्राइड चीज़ें, इससे भी खाने में चेंज। फिर उसके अलावा मॉस्किटो कॉइल्स हैं, कॉकरोचेस हैं, डस्ट हैं, लेकिन जनरली हाउ फार दिस अभी ये कितना नुकसानदेह होती हैं सर। आई वांटेड टू आस्क यू दिस थिंग, ये जो हम करते हैं, स्प्रेस करते हैं टू किल द मॉस्किटोज, आई मीन ऑब्वियसली वी आर अनदर वे वी आर इनहेलिंग देम एज वेल, ये कितने हद तक हमारे लिए ख़राब होती हैं? नुकसानदेह तो हैं, इससे एलर्जीज होती हैं। सर आप कॉफ़ी भी थोड़ी सी लीजिएगा। नुकसानदेह तो हैं, हमारे पास लोग इससे नुकसान तो हो रहा है। और पीपल हैव, आई हैव बीइंग एन ईएनटी कंसल्टेंट, मेरे पास आते हैं ऐसे मरीज़ जिनकी हिस्ट्री थोड़ी सी हम लेते हैं तो पता चलता है कि ये इनको एक्सपोजर था, और एक्सपोजर की वजह से इनको एलर्जी हुई है। लेकिन जनरली जो साउथ रीजन है, पाकिस्तान को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया, नॉर्थ एंड साउथ। जी सर बिल्कुल। तो जो साउथ है, जिसमें सिंध और बलूचिस्तान आता है, इन रीजन्स में ये देखा गया है कि एलर्जी ज़्यादातर होती है डस्ट माइट से। डस्ट के अंदर एक कीड़ा होता है, उसको कहते हैं डस्ट माइट्स। उसका फीसिस, उसका जो फुजला होता है, उससे एलर्जी होती है। तो मेजॉरिटी हमारी जो एलर्जीज़ हैं वो जो एक्सपोजर की, जो एनवायरमेंटल एलर्जीज जो मैंने बताया था ना, जो हवा में घूम रही, वो डस्ट से आ रही हैं। हमारे पास डस्ट बहुत होती है। तो सर ये जो ह्यूमिडिफायर हम लगाते हैं घरों में, मैं आपसे ये भी जानना चाहती थी, लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट कि घरों में थी, अब तो मॉडर्न चीज़ें आ गई हैं, तो ह्यूमिडिफायर लगाए जाते हैं कि एस्थमा या इस तरह की एलर्जीज़ को प्रिवेंट किया जाए। हाउ फार डू यू थिंक ये ह्यूमिडिफायर्स लगाने से हमें वाकई में प्रिवेंटिव मेजर मिलता है? ह्यूमिडिफायर का एडवांटेज ये है कि जब आप एयर कंडीशनर या हीटर ऑन करते हैं तो दैट सक्स अप ऑल द वैक्यूम। जो नमी होती है हवा में वो सक कर लेता है। नमी सक करने से ये होता है कि एलर्जी जिनको है, दे बिकम मोर प्रोन टू एलर्जी बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस, खुश्की की वजह से मोर प्रोन। तो इसीलिए ह्यूमिडिफायर लगाते हैं ताकि अगर एसी या हीटर जो नमी है उसको खींच ले पूरी, तो ये कम से कम इसको लगाने से ह्यूमिडिफायर नमी वापस आए, और जिन लोगों को एलर्जी है उनको ड्राइनेस और सब चीज़ें ना, तो ड्राइनेस से और प्रोन होता है, प्रोन हो जाता है। दैट इज़ वेरी राइट। तो सर मुझे बात बताएं, थ्रोट से रिलेटेड जहाँ हम बात कर रहे हैं कि अभी सिगरेट स्मोकर्स भी होते हैं, तो उनका कितना साइड इफ़ेक्ट होता है? टू व्हाट एक्सटेंट हैव यू सीन पीपल हैविंग कार्सिनोमास ऑफ थ्रोट? क्योंकि लोगों को बहुत थ्रोट के, ट्रैकिया के कार्सिनोमा जो है, सिगरेट इज़ ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं है कि सिगरेट इज़ अ मेजर कंट्रीब्यूटर टू जो कार्सिनोमा। अपने लैरिंक्स जो आवाज़ का जो आला है, जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं, उसके कैंसर का, उसके अलावा फेफड़ों के कैंसर का, उसके अलावा मुंह के कैंसर का, ये सिगरेट इसमें एक है। मुंह के तो ज़्यादातर वो हमारे पास गुटखा, पान, छालिया, जी 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 जी, ये एशिया में एक्चुअली सबसे ज़्यादा, दुनिया में जो सबसे ज़्यादा कैंसर मुंह का होता है वो सब कॉन्टिनेंट में ही होता है। और उसकी वजह जो ढूंढी गई है वो यही है कि बीटल नट जो छालिया है, और ये जो स्लैक लाइम है, जो चूना पर मैंने बड़ा प्रोग्राम किया था आज से कोई
15 साल पहले आई डिड अ ह्यूज प्रोग्राम ऑन बीटल नट्स के कितना % हम लोग, दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट 2001 2002, कि हमारे पास कितना बड़ा रेशो आया था कि हमारे कॉन्टिनेंट में जो है वो कितने हाई ग्रेड के ऊपर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कार्सिनोमा ओरल कैविटी का हुआ होता है, जिसकी वजूहत है। तो सर आपने बताया जैसे लैरिंग्स का हम बात कर रहे थे, ऑब्वियसली आवाज़ का प्रिवेंटिव मेजर्स, हमें लोगों को ये भी समझाना चाहिए कि कौन सी चीज़ हमारी अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारे लिए ख़राब है। जहाँ हम एलर्जीज़ की भी बात कर रहे थे सर, तो एलर्जीज़ की क्या दवाइयाँ फिर आम लेनी चाहिए या ब्रोंकोडायलेटर्स लेने चाहिए टू रिलीव द एलर्जी फ्रॉम द पर्टिकुलर साइट? देखिए, एलर्जी के लिए पहले तो सबसे पहले इस मिलीनियम का जो नारा है वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। ठीक है जी। तो आप पहले तो अगर अपनी कोशिश करें, जो डॉक्टर का काम है वो ये है कि मरीज़ को ये समझाए कि भाई अपना एलर्जन खुद आइडेंटिफाई करे वो। अच्छा, वन मोर थिंग सर, देयर इज एन वैक्सीनेशन अवेलेबल बाय द नेम ऑफ ओमलीजुमाब। डू यू थिंक दैट इज़ इफेक्टिव फॉर एलर्जीज लाइक दिस? क्योंकि उसके रिसर्च बहुत बड़ी आई है, अभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के अंदर उसके ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई है, जहाँ पे उन्होंने, आई एम नॉट श्योर अबाउट नेजल कंजेशन, मगर बहुत सारे डॉक्टर्स ने वहाँ पर डिफरेंट एलर्जीज़ के लिए उसका इस्तेमाल किया है, वंस इन अ मंथ उसकी वैक्सीन। तो यू नो IgE लेवल को मॉनिटर करते हुए कि कितना IgE लेवल्स आपकी बॉडी के अंदर बढ़ा हुआ है, फिर उसको देखिए, एक चीज़ है जो आपने नेचुरली मेडिसिन पढ़ी है, आपको पता होगा, एक होती है एक्टिव इम्यूनाइजेशन, एग्जैक्टली, एक होती है पैसिव एग्जैक्टली, ठीक है ना। एक होता है आप बेसिकली किसी को ऐसी दवाइयाँ देते हैं जिससे उसका जो मैकेनिज़्म है उसको आप इन्हांस करना चाहते हैं। एक ऐसी है जो आप बॉडी में एंटीबॉडीज ऐसी पैदा करना चाहते हैं जिससे। एलर्जी का जो सिक्का राजुल वक्त है, कोई परमानेंट इलाज नहीं है, नंबर 1। इट कैन जस्ट कम बैक अगेन, दैट्स हाउ इट इज। 1 2 मैंने आपको जिस तरह कहा था ना, इसका एक SOP है। SOP डॉक्टर के पास होना चाहिए। डॉक्टर के पास SOP होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई दवा ऐसी नहीं है जिससे एलर्जी हमेशा के लिए ख़त्म हो। मरीज़ को ये बताया जाए, उसको पहले उसको एजुकेट करें, आप काउंसलिंग करें। काउंसलिंग करने में ये बताएं कि भाई आप पहले तो कोशिश करें किन चीज़ों इसके खाने से, किन चीज़ों के एक्सपोजर से आपको होती है, और जिनसे होती है वो मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप वो अपने एंड पे खुद ही रोक दें, वो नई चीज़ खाएं। या अगर परफ्यूम से होती है, बॉडी स्प्रे से होती है, तो जिस चीज़ से बच सकते हैं, डस्ट से बच नहीं सकते, कोशिश करें बचने की, कोशिश करें बचने की, मास्क वगैरह लगाएं, नहीं लगा सकते हैं तो बहरहाल उससे इतना नहीं, लेकिन जनरली किसी चीज़ के खाने से या किसी चीज़ के लगाने से होती है तो अवॉइड करें। सेकेंड, इसमें 2 इलाज हैं। एक है जो शॉर्ट टर्म बिल्कुल फ्री, एक एलर्जी क्योंकि 2 चीज़ों से होती है। पहले तो पता चलता था कि भाई हिस्टामिन रिलीज से एग्जैक्टली हिस्टामिन रिलीज, ठीक है ना। तो एंटी हिस्टामिन्स आई, उसमें मुख्तलिफ आई। एक आई पहले जो ब्रेन ब्लड बैरियर क्रॉस करती थी, उससे सेडेशन बहुत होती थी। मॉडर्न अब नॉन सेडेटिव आ गई हैं। अब जो है वो 2nd जनरेशन 3rd जनरेशन एंटी हिस्टामिन्स आ गई हैं, जिसमें सेडेशन बहुत कम से कम होती गई। दूसरा, फिर वक्त के साथ पता चला कि भाई सिर्फ हिस्टामिन इज़ नॉट एलर्जी, डिलेड एलर्जी भी होती है, उसमें ल्यूकोट्रिन का भी काम होता है, उसमें प्रोस्टाग्लैंडिन का भी काम होता है। तो उसी के साथ एक चीज़ आ गई जो एंटी ल्यूकोट्रिन है, जो मोंटेलुकास के नाम से। अब ये हम क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई एलर्जी कौन सी है, अर्ली एलर्जी है या डिलेड एलर्जी है, जी हाँ। तो वो उस हिसाब से उसको मरीज़ को दवा देते हैं। उसको दवा देकर फिर हम समझा भी देते हैं कि देखो भाई, ये आपके मेरे पास आप आए हो ये उम्मीद लेके कि हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी, तो नहीं होगी, ये आपको ऑफ एंड ऑन लेना पड़ेगा। फिर एक फार्मूला भी हम दे देते हैं बना के उसको कि भाई आप ये जब भी हो एक्सपोजर तो ये ले लिया करो, वरना आप ये काउंसलिंग नहीं करेंगे तो वो मरीज़ मेरे पास से आपके पास, आपके पास से किसी और के पास, इस उम्मीद पे जाता रहेगा। हाँ, ऐसे ये इस तरह के तो पेशेंट्स के साथ हमारा भी वो होता है कि यू नो फ्रॉम वन स्टेप टू द अदर, वो एक डॉक्टर को चेक करते 6 महीने इलाज कराते, फिर दूसरी जगह चले जाते, सेटिस्फैक्शन नहीं होती। नहीं, जिस वैक्सीन की मैं बात करी थी ना सर, इसमें भी उन्होंने 2.5 साल का टाइम स्पेंड दिया हुआ है कि अगर इसका कोर्स किया जाए तो 2.5 साल तक जो है ना मेजर आई मीन जो जिस पर्पस के लिए लाए, मगर जो उनके और डॉक्टर्स ने बाहर मुल्क से इंटरनेशनली इसकी प्रेजेंटेशन दी थी, उन्होंने उस पर बहुत सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स, ट्रिगरिंग एलर्जीज के बारे में कहा था कि ये भी सबसाइड हुई हैं। आई मीन क्रॉनिक स्टेज हैज़ कम डाउन, आई मीन क्रॉनिक एक्यूट में आती है एकदम, तो बोला कि क्रॉनिक को हम लगा देते हैं जिसका हिस्ट्री होती है, जी। और एक्यूट में थोड़ा आराम से मेडिकेशन को कंटिन्यू करते हुए। हम असल में इसको ENT जैसा नेजल एलर्जी हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट हमारे लिए। नेजल एलर्जी एंड साइनस प्रॉब्लम, जी। आई मीन लॉट ऑफ पीपल कंप्लेन ऑफ हैविंग व्हाइट हेयर व्हेन नेजल एलर्जी इज हैपनिंग एंड साइनस इज टेकिंग प्लेस। What is the relationship between? There is no scientific basis to this. This is a myth only. This is a myth. वो अगर मैं तो अक्सर पेशेंट्स को कहता हूँ कि अगर इस तरह हो तो सबसे पहले तो मूंछ के बाल सफ़ेद हो जाएं, क्योंकि मूंछ ज़्यादा करीब है एज कम्पेयर टू सर, मूंछ ज़्यादा करीब है, तो इट्स ओनली अ मिथ।
हाँ, अलबत्ता नेज़ल एलर्जी को जो आप पहले सवाल कर रही थी, हम असल में इसको डिवाइड करते हैं 3 चीज़ों में, एक माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। और अब जो है आरिया एक है, आरिया गाइडलाइंस कहलाती हैं कि एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक राइनाइटिस जी जी, एलर्जिक राइनाइटिस इंटरनेशनल की उसकी क्या गाइडलाइंस है, तो उसमें वो कहते हैं कि भाई उस गाइडलाइन के हिसाब से माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है। तो माइल्ड एलर्जीज जो है उसको सिर्फ एंटाहिस्टामिन से ट्रीट करते हैं। फिर जो मॉडरेट एलर्जीज है, मैं एक थोड़ा सा लुब्बे लुबाब बता रहा हूँ, उसका पूरा फार्मूला है। सर वैसे इस फार्मूले के बारे में जरा एक ब्रेक पर चलते हैं, छोटी सी। अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक पर, कहीं ना जाएगा, मेरे साथ ही रहिएगा। मजीद डॉक्टर समीर के साथ हम गुफ्तगू करेंगे ENT के बारे में। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम डॉक्टर साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे थे। समटाइम्स हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि हमें किस चीज़ से एलर्जी हो रही है और हमें किस तरह से उस एलर्जी को क्योर करना चाहिए, क्योंकि एलर्जीज जो होती हैं वो आगे चलकर एक प्रॉब्लम का बायस भी बन जाती हैं। तो अच्छा है कि हम उसको एक सही टाइम पर कंट्रोल कर लें। और एक और मशवरा मैं ये भी सबको देना चाहूँगी कि प्लीज़ हर चीज़ के लिए ना स्पेशलाइज लोगों के पास जाएँ, क्योंकि अगर आप स्पेशलाइज लोगों के पास जाएंगे तो वो सही किस्म की मेडिकेशन आपको दे सकेंगे, जिससे आप प्रॉपर तरीके से जल्द अज जल्द ठीक हो सकते हैं। जी डॉक्टर समीर साहब, आई मीन आई होप दैट्स व्हाट आई शुड बी सेइंग कि हमें सही स्पेशलाइज्ड डॉक्टर के पास जाना चाहिए किसी भी कंसर्न क्लिनिक, ईयर हो, नोज़ हो, थ्रोट। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी, जिसका हमें एक तरीके से ख्याल रखना चाहिए है, क्योंकि हम बात इससे कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली नेज़ल कंजेशन की वजह से कितनी नींद में प्रॉब्लम्स आती है, स्नोरिंग हो जाती है, जैसे हे फीवर की बात कर रहे थे कि नज़ला बहता ही जाता रहता है। तो दीज आर डिस्कम्फर्ट जोन्स। Yeah, that's very true. Do they play any role in like with age and with passage of time we all shrink, the cartilages, we all shrink. Does it play any role on the nose as well? I know nose tends to come down, so we end up lifting it up, but does it play any role? जी हाँ, इसमें 2 रोल हैं। एक तो जिन लोगों को एलर्जी होती है नेचुरली बिकॉज ऑफ एलर्जी उनकी नाक बंद हो सकती है। फिर दूसरा काम एक ये होता है कि बाज़ लोगों को नाक की हड्डी टेढ़ी भी होती है, तो वो टेढ़ी होने से भी बंद होती है। जी हाँ, सर्जरी होती है उसकी। एक बीमारी जो आप जो बतानी थी वो एक्चुअली है जो स्नोरिंग की है, हाँ। उसको आगे जाके वो कन्वर्ट हो जाती है, तब्दील हो जाती है एक बीमारी में जिसको कहते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। स्लीप एपनिया सिंड्रोम में ये बहुत ही, इसको कहते हैं हेरोइक स्नोरिंग, यानी कि आप यहाँ खराटे ले रहे हैं तो बराबर वाले कमरे में भी आदमी को आवाज़ आ रही है कि आप खराटे ले रहे हैं। तो बीमारी है, उसका इलाज है। उसका इलाज ये है कि उसकी एक स्टडी होती है जिसको कहते हैं स्लीप स्टडी, कि हॉस्पिटल में आप दाखिल होते हैं। अच्छा। और आपके, जी हाँ, आपके जो स्लीप पैटर्न है उसमें सारी चीज़ें हैं, जैसे तो वो वज़न की वजह से नहीं कहा जाती कि if you are overweight as well? जी, वज़न एक बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें, हाँ। लेकिन आपका जो स्ट्रक्चर है, जो फेस का, जो नाक का, जो अंदर काकड़े का अंदर जो होता है, मुंह के अंदर जो ज़बान है, आपका जो पैलेट है ऊपर, तालू जो है, इस सब का स्ट्रक्चर, फिर आपका लैरिंजियल स्ट्रक्चर कैसा है, आपके मसल्स कितने फ्लैबी हैं, आपके अंदर वाले मसल्स भी कितने, टोन कितनी अच्छी है, तो ये सारी चीज़ें कंपोनेंट्स होते हैं। तो बेसिकली व्हाट दे डू इज दे डू अ स्लीप स्टडी। और स्लीप स्टडी एक ऐसी स्टडी होती है जिसमें आपके नींद को के पैटर्न को देखते हैं, रैपिड आई मूवमेंट है या नॉन रैपिड आई मूवमेंट या आरएमपी, आपके ईकेजी देखते हैं, आपका ईएनजी देखते हैं, आपके रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं, आपकी सैचुरेशंस देखते हैं। एक स्लीप स्टडी कहलाती है। स्लीप स्टडी के बाद एक मशीन आपको देते हैं जो बेसिकली मशीन लगा के सोते हैं, और वो मशीन लगा के सोने से आपकी खुद अपनी भी हेल्थ अच्छी होती है, जो दूसरे आपके साथ सो रहे थे उनकी भी नींद सही होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, ऑब्वियसली हम जब मेडिकल स्कूल में होते हैं तो हम हर स्पेशलिटी, आई मीन ऑब्वियसली इन द फाइनल ईयर वी आर कमिंग अक्रॉस एवरीथिंग, हमने हर चीज़ पढ़नी है। तो ईएनटी की तरफ आपका रुझान कैसे बढ़ा? जैसे कि क्या आपको वहाँ शौक हुआ योर इन योर कोर्सेज कि मैं ईएनटी की तरफ तवज्जो दूँ, या आपके जैसे फादर होते हैं या जिन्हें घर से हेरिडिटरी भी कोई ना कोई प्रोफेशन साथ आ रहा होता है? ईएनटी का शौक़ मुझे इस तरह हुआ कि हम जब फाइनल ईयर में आए तो उस ज़माने में जो डिज़ायर्ड हाउस जॉब थी, एक पैटर्न था उससे पहले कि लोग मेडिसिन सर्जरी यही हाउस जॉब्स करते थे। तो मेरा एक बहुत अच्छा करीबी दोस्त था जिसके साथ मैं पढ़ता था, उसका बड़ा भाई हमारा वो मेंटर या गाइड था। तो वो उसने हमको मशवरा दिया हम लोगों को कि भाई अभी मेडिसिन सर्जरी में से मेडिसिन की एक जॉब करो, लेकिन उसके साथ कोई छोटी स्पेशलिटी में हाउस जॉब करना।
ओके उसने ही बताया कि भाई ENT इज अ गुड फील्ड, व्हाट यू डू इज अपकमिंग फील्ड प्रोबब्ली। जी हाँ, तो एट दैट टाइम इट वाज अ वेरी गुड फील्ड एंड अपकमिंग, एंड ऑफ कोर्स हेड नेक वाज कमिंग इनकॉर्पोरेटेड इन दैट, तो हमने इसीलिए फिर वो चुना। इत्तेफाक से मैं तो ENT में आ गया, वो दोस्त जिसके बड़े भाई ने मशवरा दिया था वो दोस्त भी ENT में आने वाला था, लेकिन वो फाइनली ही एंडेड अप इन पैथोलॉजी, ओके, और ही बिकेम अ पैथोलॉजिस्ट और आई बिकेम एन ENT एंड हेड नेक सर्जन। तो सर आपने कहाँ से ग्रेजुएट किया? मैंने सिंध मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट अच्छा, SMC से ग्रेजुएट किया आपने, तो इट्स लॉन्ग टाइम बैक। तो पहले ज़माने के वक्त में जो है हमारा माहौल कुछ अलग था, एक पढ़ाई का रुझान अलग था, और अब अगर हम देखते हैं तो वो थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड सा रहने लग गया है। अच्छा, आई पर्सनली फील आई मीन दैट इट्स द अदर वे राउंड। हमारा जब हम थे उस ज़माने में बड़ी कॉलेज में यूनियंस और बड़ी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा करिकुलर, जी आपको याद होगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती थी। अब तो आ गया मॉड्यूलर सिस्टम। अब क्योंकि मैं खुद पढ़ाने जाता हूँ, मॉड्यूलर सिस्टम में हर 6 महीने बाद बच्चे की इवैल्यूएशन होती है और वो मॉड्यूल के हिसाब से चलता है। तो बच्चा जैसे ही मेडिकल कॉलेज में एंटर होता है उसको वो जो एक हनीमून पीरियड है वो बेचारे को वो भी नहीं मिलता। हम जब गए थे, इवन आपने किया होगा, उस फर्स्ट प्रॉफ का एग्ज़ाम होता था 2 साल के बाद। नहीं, अभी हर एक्चुअली आपका तो MBBS था ना, क्योंकि 2 साल, हमारा हर साल का था। आपका हर साल का था। तो हमारे साथ ये होता था कि फर्स्ट हमारा जो पहला साल है वो तो हनीमून पीरियड था कि आप जाते थे, सोशलाइज करते थे, मिलते थे, थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे। द प्रेशर स्टार्टेड इन द सेकेंड ईयर के जब आपको एग्ज़ाम देना होता था। अब क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम आ गया है, एवरी 6 मंथ्स पे इवैल्यूएशन होती है, GPA बनता है और सो मेनी थिंग्स, तो उसकी वजह से बच्चे पे प्रेशर ज़्यादा है as compared to what जो हमारे टाइम पे। डॉक्टर साहब, when I was in my medical and dental program, हम पर भी बहुत प्रेशर था। We had all foreigners in the class, क्योंकि LMC actually catered more foreigners coming from there। तो competition इतना ज़्यादा था कि हम I mean everybody wanted to be on the highest, कि हर किसी को जो, और क्लास लिमिटेड थी। MBBS ऑलवेज केटर्स अ ह्यूज क्लास, देन इट्स अ मैसिव, बट हमारे पास जो एक कंस्ट्रेंट 50-60 लोग होते थे, 50-60 लोगों में सब एक दूसरे को जानते और एक कंपटीशन के दायरे में चलते थे। और मगर वैसे जैसे कब मैं अपने क्लास फेलोज आज देखूँ ना सर, दे आर राइजिंग एंड शाइनिंग, माशाल्लाह। आई मीन आई सी देम, सम कोई कहाँ पर है एंड दे आर डूइंग सो वेल एंड अपने प्रोग्राम। मगर अभी का जो मैं अभी रिसेंट बता रही हूँ ना, डाइवर्सिटी आ रही है। मेडिकल प्रोग्राम को लेते तो हैं मगर उसको छोड़ देते हैं, फिर किसी और शोबे में चले जाते हैं, यानी कि somebody ends up doing MBA, तो वो अपने ही उसको लेकर साथ नहीं चल रहे होते। That is what I was trying to say। वो असल में देखें ये बड़ी एक जॉब कंस्ट्रेंट नहीं, जॉब कंस्ट्रेंट नहीं, ये आपका इनिशियल फोकस ठीक नहीं है। आपने जब सेलेक्ट करना है प्रोफेशन, जिस ज़माने में, आपके ज़माने में तो थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट आगे होगी, जिस ज़माने में हमारी मेडिकल कॉलेज में एंट्री हुई 80 में, तो उस ज़माने में तो ये था कि 2 ही फील्ड्स थी, मेडिकल या इंजीनियरिंग। आज जितने हमारे दोस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट बने या MBA किया, उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट किया, बाय चॉइस नहीं किया। ज़्यादातर ऐसे थे जिनको मेडिकल कॉलेज में या इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं मिला, और फिर पता चला कि उनका फोकस उस स्पेशलिटी में MBA में ज़्यादा अच्छा था या CA में ज़्यादा अच्छा था, बिकॉज दे टर्न आउट टू बी वेरी सक्सेसफुल पीपल अपनी फील्ड में। लेकिन जनरली 2 ही फील्ड्स थी। अब तो बहुत सारे ऑप्शन हैं बच्चों के पास। अब अगर कोई जाता है और उसके बाद मेडिकल प्रोफेशन छोड़ देता है तो बड़ी ज़्यादती है, एक बात। दूसरी बात, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट्स टू फीमेल्स, हो यह रहा है कि जब से ये ओपन मेरिट पॉलिसी शुरू हुई है, लड़कियां ज़्यादा अच्छा पढ़ती हैं हमेशा से, क्योंकि उनके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कम होती हैं हमारे माशरे में, पर्टिकुलरली मतलब सिंध के अंदर, कराची के अंदर, यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ लड़कियों के लिए कम है, एक्सेप्ट फॉर जो एंड्रॉयड फोन, तो वो ज़्यादा पढ़ती हैं। तो अब सारे मेडिकल कॉलेज में अगर आप देखें थ्रू आउट, तो आपको percentage of girls will be 75%। I think percentage of girls are very high from the beginning, sir। नहीं, जब हम थे जब तो फिक्स सीट थी लड़कियों की। अच्छा, हम जब थे तो लड़कियों की फिक्स सीट्स होती थी 50, 60, 100 जो भी हर मेडिकल कॉलेज में, उससे ज़्यादा नहीं। वो तो उनका कंपटीशन उस पर होता था। अब इनको ओपन मेरिट पे कर दिया ना कि कोई मतलब जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, अब ओपन कर दिया। तो ओपन में लड़कियाँ नेचुरली बहुत ज़्यादा आती हैं। अब एक बैच में 75 अगर परसेंटेज निकालें तो 75% लड़कियां होती हैं, 25% लड़के होते हैं। हमारे माशरे में, हमारे कंट्री में पर्टिकुलरली ये देखा गया है कि ड्रॉप आउट आफ्टर डूइंग मेडिसिन वो ज़्यादा है लड़कियों में, क्योंकि उसकी बहुत सारी वजूहत होती हैं। मैरिज हो सकती है कि किसी की मैरिज के बाद नेचुरली जो एनवायरनमेंट है वो कंड्यूसिव नहीं है उसके लिए जॉब करने के लिए या फर्दर एजुकेशन को।
फिर बहुत सारी ऐसी होती हैं जो परसू कर रही होती हैं, वो लेट हो जाती हैं फॉर मैरिजेस। yes. बहुत सारी हैं हमारे पास, जिसके पास ये सारा बैलेंस है वो बड़ा लकी है। तो ड्रॉप आउट्स इसलिए हैं। फिर एक चीज़ वैसे एक और डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताएं, आप जिस टाइम पर बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे हम भी बात कर रहे हैं, तब इतने मेडिकल स्कूल्स थे नहीं, अब थोड़े मेडिकल स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। क्या ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या हमारे लिए एक समझे कि सबको हम लेकर तो आ रहे हैं मगर जॉब्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है? बिकॉज ऑब्वियसली मेडिकल का प्रोग्राम ऐसा जिसमें स्पेशलिटी के लिए अगर आप बाहर मुल्क जाते हैं तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो डू यू फेवर दिस थिंग कि बहुत ज़्यादा कॉलेजेस होने चाहिए? देखिए, जो रेशियो है इसका निकाला जाता है कि पर्सन टू डॉक्टर रेशियो क्या है। तो पर्सन टू डॉक्टर रेशियो के लिहाज से तो अभी भी हम जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड से पीछे हैं, लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम है, मैं इसको दूसरे नज़र से देखता हूँ। मेरी नज़र में ये प्रॉब्लम है कि जो मेडिकल कॉलेजेस स्प्राउट कर रहे हैं, क्या उनके पास वो तमाम एक, देखिए जिस तरह आप LMC से पढ़ के आई हैं, हाँ। मैं SMC से पढ़ के आया, तो हमको जो एक मैक्सिमम एक्सपोजर होना चाहिए एक मेडिकल स्टूडेंट का वो हुआ है। yes. अगर हमने अवेल नहीं किया तो हमारी अपनी गलती है, हमारी अपनी वीकनेस है। लेकिन वो अल्लाह के फजल से ये मेडिकल कॉलेजेस में जो पब्लिक सेक्टर थे, DMC है, LMC है, SMC है, सिमिलरली नवाब शाह, जो पहले पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स थे, उन तमाम में ये बच्चों को एक्सपोजर दिया गया है। अब किसी बच्चे ने या बच्ची ने एक्सपोजर का फ़ायदा नहीं उठाया तो उसकी बदकिस्मती है या वॉटेवर। अब जो है सबसे पहला सवाल ये है कि ये जितने जो मेडिकल कॉलेज स्प्राउट हो गए हैं, जो बन गए हैं, क्या इनमें वो तमाम चीज़ें हैं? yes. क्या वो तमाम पेशेंट्स का एक्सपोजर है, तमाम सहूलियात का एक्सपोजर है? अगर है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, यू कैन हैव मैनी मेडिकल कॉलेजेस। बट अगर नहीं है तो या तो जो आपके पास पहले हैं उनको ठीक देखें, क्वालिटी किया जाए। एग्जैक्टली, यू आर राइट। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट। क्वालिटी इज इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रेस होना चाहिए हमारे पास। तो सर मुझे बात बताएं कि माशाल्लाह से आप JPMC में यू आर लीडिंग द ENT डिपार्टमेंट, तो JPMC में आपके पास ENT के वार्ड में कितना आप समझते हो रुझान बच्चों का, बड़ों का, किस तरह से हमारे पास इस वक्त जैसे सीज़न के हिसाब से जो बीमारियां चल रही हैं, तो कौन सी सबसे ज़्यादा अहम है? क्या नाक है, कान है, थ्रोट है? देखें, जिन्ना हॉस्पिटल जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा टर्शियरी केयर सेंटर है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। जिन्ना हॉस्पिटल में जो रेफरल्स हैं वो अफ़गानिस्तान से लेके, बलूचिस्तान से लेके, अंदरून सिंध, लोअर पंजाब, इवन गिलगित बल्तिस्तान, ये सारी जगह से पेशेंट्स आते हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ बहुत ही मल्टीपल टाइप्स की बीमारियों के पेशेंट आते हैं। तो सर जो शहर का ट्रेंड है, हाँ। वो तो बेसिकली आता ही आता है, लेकिन शहर के ट्रेंड के अलावा हमारे पास पेशेंट कोई टर्शरी केयर यूनिट की वैसे कोई प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर यूनिट तो दूसरे भी छोटे अस्पताल हैं ना गवर्नमेंट के जो हैं यहाँ पर, लेकिन टर्शरी केयर सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर जो है हॉस्पिटल यही है। तो यहाँ ज़्यादातर रेफरल्स जो हैं कराची के अलावा अंदरून सिंध से, लोअर पंजाब से, बलूचिस्तान से, गिलगित बल्तिस्तान, इवन अफ़गानिस्तान से हमारे पास पेशेंट्स आते हैं। इसमें ज़्यादा जो पेशेंट्स आते हैं हमारे पास वो होते हैं जो दूसरी जगह उनका इलाज नहीं हो पाता, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं, जैसे और कोई ऐसी बीमारी है जिसका इलाज उन इलाकों में नहीं होता, वो हमारे पास आते हैं। ज़्यादातर मेजॉरिटी कैंसर्स के, वो कैंसर्स बेनाइन भी होते हैं, मैलिग्नेंट भी। डॉक्टर साहब वैसे आपसे मुझे बात बोलनी थी कि जहाँ हम बात कर रहे थे, तो जहाँ आपने बताया कि आपके पास जितने डिफरेंट इलाकों से मरीज आ रहे हैं, ऑब्वियसली देयर इज लॉट ऑफ एक्सपोजर टू द डिजीज एज वेल, तो कौन सी ऐसी बीमारी है जो डिफरेंशियल डायग्नोज में आई और आपको एक बिल्कुल ही अपेरेंटली समझें कि एक अलग सी कोई चीज़ नज़र आई हो, आई मीन सम अ वेरी डिफरेंट केस जिसमें आप कंफ्यूज हुए हो और आपने सोचा कि नो इधर दिस इज डायग्नोज बाय एनी सॉर्ट ऑफ अ थायराइड प्रॉब्लम और मे बी इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ लैरेंजियल और फेरेंजियल प्रॉब्लम, ऐसे कोई डिफरेंशियल केसेस आए हैं? आते हैं डिफरेंशियल केसेस, लेकिन इस अस्पताल में डॉक्टर साहब ऐसा इतना ज़्यादा केस आता है हर किस्म का कि रेयरिटी बहुत कम हो जाती है। जैसे दूसरों के लिए जो रेयर चीज़ें होंगी वो यहाँ पर जिन्ना अस्पताल का जो डॉक्टर होगा वो उसको 12 दफ़ा देख चुका होगा, तो रेयर थिंग्स कम आते हैं। एंड डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यू आर वेरी राइट कि वैसे क्लिनिकली जब होता है कोई चीज़ आती है तो आपको कन्फ्यूजन पैदा होता है, और वो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए फिर आप जो अब जितने आले हैं, स्कैन्स हैं, अल्ट्रासाउंड्स हैं, MRIs हैं, पेट स्कैन हैं, और इसी तरह जो दूसरे रूटीन इन्वेस्टिगेशन हैं, एप्टेंडोस्कोपीज़ हैं,
ये सारी करके आप उसको, लेकिन कंफ्यूजन बिल्कुल होता है, यू आर वेरी राइट। यू नो लाइक द क्लिनिकल एक्सपीरियंस विद द पेशेंट, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सही फरमा रही, बिल्कुल। और कौन से रेट तक सर मैलिग्नेंसी, ऑब्वियसली आजकल हम देख रहे हैं कि हमारे पास कैंसर जो है वो एक कैंसर इज बिकम लाइक हेपेटाइटिस सी नाउ, यू नो, बट देयर वाज अ टाइम जहाँ हेपेटाइटिस सी वाज ऑन अ हायर मतलब पॉइंट कि अगर खुदा न खास्ता हेपेटाइटिस सी हो गया हो, यू नो, यू आर टुवर्ड्स द डेथ कोर्ट। बट जहाँ पे अब कैंसर की बात आती है, मैलिग्नेंसीज, बिनाइन ट्यूमर्स, ये बहुत बढ़ते ही जा रहे हैं। आपने जो कहा था क्योर टू द प्लान, आई मीन हम प्रिवेंटिव मेजर में तो चले हम लोगों को बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल किया जाए टू प्रिवेंट दीज मेजर्स, मगर किस हद तक आप बचा सकते हैं, किस स्टेज पे जाकर आप सेव कर रहे हैं पेशेंट्स को जहाँ हमने 10 साल 20 साल इसमें दो तरह की एजुकेशन है। पहले फर्स्ट एक तो एजुकेशन है माशरे की, एनवायरनमेंट की, कि जिन इलाकों में ये हैबिट ज़्यादा है, जैसे पान गुटखा छालिया है, अब हम देखते हैं जो समंदर के साथ की बेल्ट है, स्टार्टिंग फ्रॉम लियारी टू दिस इब्राहिम हैदरी टू कुरंगी एंड ऑल दीज एरियाज़, जो समंदर के साथ की एयर पैच है, इसमें ज़्यादा ये कॉमन है। तो एजुकेशन, पेशेंट की एजुकेशन। दूसरा, आपने जिस तरह कहा था डॉक्टर के पास जाने की, इसमें डॉक्टरों की भी एजुकेशन की ज़रूरत है। जो प्राइमरी फिजिशियन हैं उनको ये बताना चाहिए कि भाई ये अलामात। सर अब जहाँ पे ये गुटखा छालिया पान की बातें थी, ये तो उन्होंने अपने साइकोलॉजिकल नशे में ले लिया ना। These people take it as a thing कि ये हमें नशा हो गया तो we can just not leave it। अच्छे अच्छे घरों के लोग तक छालियाँ खा रहे होते हैं सर। नहीं, उसमें यही है ना, देखें जो अवेयरनेस का होता है ना, उसमें सिर्फ ईएनटी का डॉक्टर नहीं होता। ईएनटी के डॉक्टर के अलावा एक एपिडेमियोलॉजिस्ट होता है, एक साइकेट्रिस्ट होता है, वो ताकि उस पेशेंट को नेचुरली साइकेट्रिस्ट उसको देखता है कि वेयर टू हिट हिम सो दैट इट हर्ट्स एंड ही बेसिकली कम्स इनटू दैट लाइन ऑफ लीविंग दैट थिंग। वो छोड़ने के राग़िब किस तरह होगा, छोड़ने पे क्या क्या मेजर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से वो छोड़ सकता है। अवेयरनेस ये है कि उसको थोड़ा सा बताना कि भाई आप जो ये कर रहे हो इसकी वजह से आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है। दूसरा, हमारे पास आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पहले कहा था कि जो बात, तो मैं ईएनटी के हवाले से मैं आपको कहूँ कि डॉक्टरों को भी एजुकेट, जो प्राइमरी केयर फिजिशियंस हैं, जैसे आपने कहा था ना कि स्पेशलिटी वाले को भेजें, तो अर्ली जितना भेजेंगे उतनी अर्ली डिजीज़ आएगी। देखें जितनी लेट डिजीज़ आएगी उसका क्योर होना बड़ा मुश्किल होता है। हमारे पास जो कैंसर रिपोर्ट होता है ज़्यादातर वो स्टेज 3 और स्टेज 4 में आ रहा था, आई मीन लेट स्टेजेस में आ रहे थे व्हेन दे आर टुवर्ड्स, उसमें जो होती है ना उसका इलाज और प्रोग्नोसिस पुअर होती है। लेकिन ये कि अगर वही डॉक्टर हमको, क्योंकि वो किसी न किसी के पास तो गया है ना इनिशियली, वही जिसके पास गया है वही उसको, अगर डॉक्टर भी एजुकेट हो जाए थोड़ा सा, तो ये कि वो स्टेज 1 में या स्टेज 2 में भेजता है तो उसका बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसे अच्छे रिजल्ट्स हैं कि बहुत सारे लोग क्योर भी हो गए। चलें डॉक्टर साहब, आपके बहुत मेहरबानी कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, और उम्मीद करती हूँ हमारे व्यूअर्स को आज ये नॉलेजेबल प्रोग्राम पसंद आया होगा, और मैं यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखें। टिल देन, डॉक्टर तानिया साइंस ऑफ, अल्लाह हाफिज़।